गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, सीड टेक्नोलॉजी, बीज तकनीक। यहां थोड़ा सा फ्लोरल डायग्राम की तरफ अपने चलते हैं और उससे अपने को सीड समझना आसान हो जाएगा। देखो ऐसा है, सबसे पहले हम फीमेल पार्ट की बात करें। ये स्टिग्मा है जिसको आप वर्तिकाग्र बोल देते हैं हिंदी में। ये स्टिग्मा से यहां तक का जो पार्ट होता है उसको स्टाइल बोलते हैं, वर्तिका। ये जो पार्ट होता है इसको ओवेरी बोलते हैं। ओवेरी बोले तो अंडाशय। और ओवेरी के अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आप गोला देख रहे हैं, ये ओव्यूल होता है। ये क्या है? ओव्यूल होता है। ओव्यूल का मतलब क्या होता है? बीजांड। ये सारा फीमेल पार्ट है। तो चारों पार्ट बताएं, ये फीमेल पार्ट है। इनको आप कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। या फिर आप इसे गाइनोसियम भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे पिस्टिल पार्ट भी बोल सकते हैं, पिस्टिलेट पार्ट भी बोल सकते हैं। तो यही पिस्टिल है, यही कार्पल है, यही गाइनोसियम है। हिंदी में आप इसे ही इस तरीके से वो कहते हैं। ठीक है, एक तो ये पार्ट होगा। दूसरा, ये जो है ना, ये फिलामेंट्स है, पुतंतु है। इनका काम यही है कि एंथर को स्टिग्मा की हाइट देनी है। एंथर को क्या करना है? स्टिग्मा की हाइट है वो देनी है। तो ये फिलामेंट है, पुतंतु है। ये है एंथर्स। एंथर और फिलामेंट्स को मिला के आप क्या बोलते हैं? स्टेमन्स बोल देते हैं, या फिर आप इसे एंड्रोसियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंड्रोसियम। या हिंदी में आप क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोल देते हैं। देखो, फर्टिलाइजेशन में तो इन्हीं दो पार्ट का रोल होता है, मेल और फीमेल का ही रोल होता है। अगर किसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है तो वो परफेक्ट फ्लावर माना जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए वो कंप्लीट है भाई, परफेक्ट है। ठीक है, अगर वो इन मेल और फीमेल में से एक ही पार्ट रखता है, या तो मेल रखता है एक, या फिर फीमेल रखता है, तो आप उसे जनरली क्या बोल सकते हैं? इम्परफेक्ट फ्लावर बोल सकते हैं, या डिक्लाइनी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिक्लाइनी भी बोल सकते हैं, मतलब कमी है यहां पे। डिफेक्टिव फ्लावर भी बोल सकते हैं, डिक्लाइनी भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं? यूनिसेलुलर क्या, यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं। मेल या फीमेल में से एक प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल है, या डिक्लाइनी है, या डिफेक्टिव फ्लावर है, या फिर इम्परफेक्ट फ्लावर है। दोनों उपस्थित है तो आप बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल सकते हैं, या परफेक्ट फ्लावर है बोल सकते हैं। अब ये फूल बंद होता है तो इसको प्रोटेक्ट करता है एक तो पेटल। जो रंगीन होते हैं ना वो पेटल है, सिंगल पेटल है। ग्रुप ऑफ पेटल को आप क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पेटल को कोरोला। जो रंगीन है, कलर्ड है, कलर से कोरोला याद रह जाएगा। और जो बाहर की तरफ हरी पत्ती है, सिंगल को आप सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल। और ग्रुप ऑफ सेपल्स को आप क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं, ग्रीन वाले। तो जब ये फ्लावर बंद होता है तो ये मेल और फीमेल को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। इनका काम है जी प्रोटेक्शन का, पहला तो। दूसरा, एंथेसिस। एंथेसिस क्या होता है जी? एंथेसिस का मतलब होता है फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर। फूल का पहली बार खिलना क्या कहलाएगा? एंथेसिस कहलाएगा। फूल का पहली बार खिलना है वो क्या कहलाएगा? एंथेसिस कहलाएगा। तो ये जो पेटल और सेपल है, ये किस में मदद करते हैं जी? एंथेसिस के अंदर है वो मदद करते हैं फूल खिलने में। फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फूल का पहली बार खिलने में मदद करेंगे। मैंने कहा ये असेसरी है, दोनों सहायक है। तो एक तो जब बंद था तब मेल और फीमेल को क्या कर रहे थे? प्रोटेक्ट कर रहे थे। जब खिल रहे हैं तो उसके अंदर ये मदद कर रहे हैं। अब फूल खिल गया, सेपल का रोल खत्म। पेटल जो है वो क्या करता है जी? पेटल है वो अगर कलर है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। इंसेक्ट अगर इसके पास आते हैं तो पॉलिनेशन क्या होगा? बढ़ेगा। पॉलिनेशन बढ़ेगा तो कल को अपने को इल्ड भी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। तो ये एक तरह से असेसरी ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के। फर्टिलाइजेशन में इनका कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि मेल और फीमेल अगर दोनों प्रेजेंट होते हैं तब हम परफेक्ट फ्लावर बोल देते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल देते हैं। लेकिन अगर मेल, फीमेल, पेटल, सेपल चारों प्रेजेंट होते हैं तो उसको कंप्लीट फ्लावर बोल दोगे। उसको आप क्या बोल देते हैं? कंप्लीट फ्लावर है वो बोल देते हैं। चारों प्रेजेंट है तो। चारों में से अगर एक भी प्रेजेंट नहीं है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा, अपूर्ण फूल होगा, इनकम्प्लीट। चारों में से कोई सा भी एक एब्सेंट है तो, चाहे वो पेटल है, पेटल बोले तो कोरोला है, कैलेक्स है, चाहे स्टेमन्स है, चाहे पिस्टिल है, कोई सा भी एब्सेंट है ना,
तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। और परफेक्ट किसे बोलेंगे? जिसमें मेल फीमेल दोनों है। इम्परफेक्ट किसे बोलेंगे? मेल फीमेल में से कोई सा गायब है। इस आधार पे अपने ये बोल सकते हैं कि ऑल कंप्लीट फ्लावर्स आर परफेक्ट फ्लावर्स। सारे के सारे जो कंप्लीट फ्लावर है वो परफेक्ट तो होंगे, लेकिन ऑल परफेक्ट फ्लावर आर नॉट कंप्लीट फ्लावर्स। लेकिन सारे के सारे जो परफेक्ट है, जिसमें मेल फीमेल दोनों है, लेकिन वो कंप्लीट हो कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कोरोला गायब हो सकता है कैलेक्स गायब हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये ऐसा बोला जाता है और बोलना ठीक भी है। इसमें किसी प्रकार की मेरे हिसाब से कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये फ्लावर स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, सीड को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें फूल जिस पे टिका होता है, यानी पुष्प का जो आसन होता है वो पुष्पासन है। हिंदी में तो पुष्पासन बड़ा आसान सा नाम है, लेकिन इंग्लिश में इसे आप रेसेपटेकल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे? रेसेपटेकल्स या थैलेमस बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं? थैलेमस है वो बोल सकते हैं। अब आ गया नीचे स्टॉक, डंठल। एक फूल का जो डंठल होता है वो पेडेसिल होता है। एक फूल का डंठल पेडेसिल होता है। एक फूल का जो डंठल होता है वो पेडेसिल होता है। कई सारे फूलों का जो गुच्छा होता है वो इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम होता है। और जो पुष्पक्रम का गुच्छा पुष्पक्रम है उसका जो डंठल होगा, भाई पुष्प तो एक है, पुष्पक्रम बहुत सारे फूल है ना भाई। देखो फ्लावर तो सिंगल है, इनफ्लोरेसेंस तो बहुत सारे फ्लावर है, तो बहुत सारे फूलों का डंठल होगा वो तो बड़ा ही डंठल होगा ना, तगड़ा डंठल होगा। तो यहां पे बेटों से काम नहीं चलेगा, यहां अंकल को बुलाना पड़ेगा, यानी पेडेंकल। तो जो इनफ्लोरेसेंस का डंठल है वो क्या है जी? पेडेंकल है। इनफ्लोरेसेंस का डंठल होगा, पुष्पक्रम का डंठल है पेडेंकल है, और फ्लावर का जो डंठल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेडेसिल बोलते हैं। चलिए यहां तक की तो बात हुई। अब देखो एंथर के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स बोले तो पोलन। एंथर के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स, और मेल गैमेट्स बोले तो किसे बोलोगे आप? पोलन को बोलोगे। ये एंथर है और एंथर के अंदर बनते हैं पोलन, यानी ग्रेन छोटे छोटे दाने से बनते हैं, वो पोलन है, वो मेल गैमेट्स है। कौन से गैमेट है? मेल गैमेट। गैमेट कोई सा भी हो मियोसिस से बनता है, यानी अर्धसूत्री भाजन से बनता है। अब देखो अर्धसूत्री भाजन में हमेशा क्या होता है, अब जैसे एंथर में जिस सेल से भी ये बने उस सेल का नाम क्या है वो भी आपको बताएंगे, पूछा जा सकता है। जिससे भी ये बने वो 2n थी, और 2n से बने हैं जी पोलन। पोलन बने हैं किससे? मियोसिस, अर्धसूत्री से। तो पोलन कैसे होंगे? हमेशा हैप्लॉइड होंगे। अब ये पोलन बने किससे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं, याद रखना है। पोलन किससे बनते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेंगे हमेशा पोलन। माइक्रोस्पोर मदर सेल तो डिप्लॉइड है, लेकिन इसमें मियोसिस अर्धसूत्री भाजन होगा, जिससे पोलन कैसा बनेगा? पोलन हमेशा हैप्लॉइड है वो बनेगा। लेकिन पोलन में हमेशा दो सेल होती है, एक तो छोटी होती है वो भी हैप्लॉइड होगी, एक बड़ी होती है वो भी हैप्लॉइड है। छोटी है वो जनरेटिव सेल होती है। जनरेटिव को आप लैंगिक कोशिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी? लैंगिक कोशिका। और जो बड़ी है वो वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल को आप वानस्पतिक कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? वानस्पतिक कोशिका है वो बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल है। ये पोलन बनकर तैयार है। ठीक है, ये ढंग से पढ़ लोगे तो आगे समस्या नहीं आएगी, बाकी तो रटोगे तो समस्या तो मतलब हर पैर पे, हर कदम कदम पे है ना। चलिए अब हमने कहा जी ये ओवेरी है। ओवेरी के अंदर होता है जी ओव्यूल। ओव्यूल ओवेरी से प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ओवेरी से ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। हमें तो ओव्यूल की बात करनी है। ओव्यूल के अंदर एक सेल होती है मेगा स्पोर। मेगा और माइक्रो, माइक्रो छोटी, मेगा मैक्रो से भी बड़ी मेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बच्चा पलता है, चाहे पौधों के अंदर चाहे जंतुओं के अंदर, जो बच्चा पैदा होता है वो मां के द्वारा होता है। जो साइटोप्लाज्मिक सेल यूज होती है वो हमेशा मां की ही यूज होती है। तो हमेशा ही जो फीमेल गैमेट्स है वो बड़ी कोशिकाओं से बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेगा, मेगा बोले तो जो फीमेल गैमेट्स बनेगा वो मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा। मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा। किससे बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा। अब देखो मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा
तो 2 कोशिकाएं बनेगी और दोनों में, अब ये खुद तो 2n थी, लेकिन आगे क्या हो जाएगी जी, nn हो जाएगी। सॉरी, मियोसिस हुआ है ना, 4 सेल बनेगी। कितनी सेल बनेगी, 4 सेल बनेगी। चारों की चारों कैसी बनेगी, हैप्लोइड बनेगी। चारों की चारों कैसी बनेगी, हैप्लोइड बनती है। 3 डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगी। क्यों, कारण क्या है, ये अपनी जानने की जरूरत नहीं है, अपनी इतनी बोटनी नहीं पढ़नी है। फिर अब इसमें माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, समसूत्री। भाई एक बार मियोसिस हो गया, अर्धसूत्री हो गया, हैप्लोइड हो चुकी है, एन हो चुकी है, अब इसमें समसूत्री होगा। आगे जितना भी होगा वो सब माइटोसिस होगा, समसूत्री। 1 से 2 बन गई, 2 से 4 बन गई, 4 से 8 बन गई। वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग वाले बताते हैं ना कि 1 से 2, 2 से 4 वैसे करके फाइनली इसमें 8 सेल है वो बन जाती है। और 8 की 8 सेल है वो यहाँ पे एंटीपोडाइल सेनर्जेटिक सेल के रूप में तो 6 व्यवस्थित हो गई है ना। एंटीपोडाइल और सेनर्जेटिक के रूप में, सॉरी 6 क्या 5 व्यवस्थित हो गई। ये 5 एंटीपोडाइल और सेनर्जेटिक सेल के रूप में व्यवस्थित हो गई। इनसे अभी अपने को मतलब नहीं है, लेकिन बस इतना सा मतलब ध्यान रखो भी, हाँ ये भी सेल है। आगे हम एपोमिक्सिस पढ़ेंगे, वहां पर बात काम आएगी। एपोमिक्सिस भी पढ़ना होता है। एक एग सेल है, ये मेन फीमेल गैमेट है। ये सारी हैप्लॉइड है, वो देखो हैप्लॉइड है ये सारी की सारी। ओव्यूल में जितनी भी बनेगी, बीजांड में जितनी भी बनेगी, इसको हमने ओव्यूल बोला, ओव्यूल बोले तो बीजांड। इसमें जितनी भी कोशिकाएं बनेगी वो सारी की सारी कैसी है जी, हैप्लॉइड है। सारी की सारी कोशिकाएं कैसी है, हैप्लॉइड है। तो ये एग सेल मेन फीमेल गैमेट है। 2 सेल क्या होती है, एक दूसरे के पास आके फ्यूज हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। 8 थी, अब 7 ही दिखेगी। 7 सेल्स, अब 7 ही दिखेगी। लेकिन जब सेल 8 थी तो न्यूक्लियस कितने रहेंगे, न्यूक्लियस तो 8 ही रहेंगे। भाई देखो न्यूक्लियस कितने रहेंगे, 8। तो जो ओव्यूल है ना, इसको आप 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। 7 कोशिका और 8 केंद्रक संरचना। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 आके फ्यूज होगी, 2 से 1 सेल हो गई। ये पोलर सेल कहलाती है, ध्रुवीय कोशिकाएं कहलाती है। देखो ध्रुवीय कोशिकाओं की स्थिति क्या है, जानने की कोशिश करें भाई। ध्रुवीय कोशिकाओं की स्थिति क्या है, 2 केंद्रक पड़े हुए हैं, लेकिन दोनों एक साथ जुड़ गई, फ्यूज हो गई। ऐसा नहीं कि केंद्रक क्रो आपस में हाइब्रिड हो गए या कुछ हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अलग अलग पड़े हुए हैं। कोशिका एक ही दिख रही है, इनको पोलर सेल बोलते हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है वो आपकी बन चुकी है। 7 कोशिका 8 केंद्रक संरचना है वो बन चुकी है। अब इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा, पोलन पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, पोलन बनने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है न्यूट्रेंट में, वो बोरोन निभाता है। कौन निभाता है, बोरोन। अब पोलन कहां पे पहुंचेगा, स्टिग्मा पे पहुंचेगा। यहां पे पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन होगा, यानी पराग इस तरीके से संकर्षण होगा। स्टिग्मा जो है वो पोलन को पहचानेगी कि ठीक है जी हमारी जाति का है या नहीं, हमारी जाति का है तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, वो वाली स्थिति है। तो पोलन स्टिग्मा पे आएगा। स्टिग्मा के आने के बाद अगर ये इसी की जाति का है, ये अलाउ करती है स्टिग्मा, तो इसको थोड़ा सा रिसेप्शन मिलेगा, यानी न्यूट्रिशन मिलेगा। यहाँ पे ये जर्मिनेट होगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब बनाने में भी जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो बोरोन का होता है। लेकिन पोलन ट्यूब बनाने में इन दोनों सेल में जो रोल होता है वो किसका होता है, वेजिटेटिव सेल। समझ लो वेजिटेटिव सेल है ना, वो जर्मिनेटिव सेल जो जनरेटिव सेल है, यानी लैंगिक कोशिका, उसके प्रोटेक्शन के लिए आई है। हमेशा वेजिटेटिव सेल आगे आगे रहेगी, क्योंकि जनरेटिव सेल को प्रोटेक्ट करके चलेगी। जनरेटिव सेल को क्या प्रोटेक्ट करके चलेगी। तो ये यहाँ पे जो पोलन ट्यूब बनाता है ना, वो हमेशा वेजिटेटिव सेल बनाती है। कौन बनाएगा, वेजिटेटिव सेल। तो ये पोलन ट्यूब बन के, और फाइनली जो क्या है, ये पोलन है, ये किस में पहुंचेगा, ओव्यूल में पहुंचेगा। ओव्यूल में पहुंचेगा तो ये 2 द्वार कोशिकाएं द्वार पालक का काम कर रही है ना, ये इसको अंदर तक आने देगी। अब पोलन अंदर आने के बाद क्या होगा, एग जो सेल है वो कैसी है, हैप्लॉइड है। उसके साथ जनरेटिव सेल है वो फ्यूजन करेगी। जनरेटिव भी कैसी है, एन है। जनरेटिव भी कैसी है, एन है। तो ये दोनों फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करके जाइगोट और फाइनली एम्ब्रियो बनेगा। तो सबसे पहली चीज क्या बन गई, एम्ब्रियो। लेकिन अब जो एम्ब्रियो बना है वो कैसा है, n प्लस n क्या हो गया, 2n हो गया। तो ये कैसा होगा, एम्ब्रियो 2n होता है। यहां लिख देता हूं। पोलन कैसा था, हैप्लॉइड था। एग सेल भी कैसी है, हैप्लॉइड है। लेकिन एम्ब्रियो तो फ्यूजन से बना है, हाइब्रिड सेल है। कैसी है, हाइब्रिड सेल है।
तो क्या हो गया 2n हो गया, मतलब 2 के जुड़ने से बना है तो कैसा हो गया 2n हो गया, डिप्लॉइड हो गया। अब देखो जो ओव्यूल है उसके अंदर वेजिटेटिव सेल भी तो गई है। अब वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, ये जो पोलर सेल है ना इनके साथ फ्यूजन कर लेगी। किसके साथ फ्यूजन कर लेगी, जो पोलन सेल है उनके, सॉरी पोलन क्या, पोलर सेल है, ध्रुवीय कोशिकाएं, उनके साथ फ्यूजन कर लेगी। पोलर जो सेल है उनमें पहले से 2 केंद्रक थे, प्लस एक वेजिटेटिव सेल का चला गया, तो अब यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगी ना वो 3n बनेगी। और प्लांट में ओनली ऑन वन स्ट्रक्चर ऐसी है जो 3n है, ट्रिप्लोइड है। वो कौन सी है, ये जो बनेगी, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एंडोस्पर्म। ध्यान रखिएगा जो ओव्यूल है ना इसको एम्ब्रियो सेक भी बोलते हैं। जो ओव्यूल है उसको क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो सेक भी बोला जाता है। 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उसके अलावा एम्ब्रियो सेक भी बोलते हैं। लेकिन अब जो यहां पोलर प्लस वेजिटेटिव सेल फ्यूजन करती है, 3 कोशिकाएं आपस में फ्यूजन करती है ना, 3 सेल आपस में फ्यूजन करती है। ये दूसरा फ्यूजन हो रहा है, पहला तो एग सेल और जनरेटिव सेल का हुआ, ये फर्स्ट फ्यूजन था। अब ये सेकंड फ्यूजन हुआ है। सिर्फ जो एंजियोस्पर्म है उनमें ही डबल फ्यूजन होता है, जिम्नोस्पर्म में कभी भी डबल फ्यूजन नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में सिंगल फ्यूजन ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। जिम्नोस्पर्म में एक ही निषेचन होता है, 2 निषेचन नहीं होते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जिनको हायर प्लांट या उच्च कुल के पौधे आप बोलते हैं, उनमें हमेशा कैसा फ्यूजन होगा, डबल फ्यूजन है वो देखने को मिलेगा। अब ये जो बनाएंगे ना उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, भ्रूणपोष बोलते हैं। एंडोस्पर्म बोलते हैं। और एंडोस्पर्म कैसा है जी, ट्रिप्लोइड है, 3n है। एंडोस्पर्म को आप भ्रूणपोष बोलते हैं। अब ये एंडोस्पर्म क्या है, अभी से समझ के चलोगे तो बहुत फायदा होगा। कल को एम्ब्रियो जब जर्मिनेट होगा तो एम्ब्रियो में अभी कोई जड़ थोड़ी निकली हुई है, नहीं निकली हुई ना, निकलेगी बाद में। कोई फोलिएज वानस्पतिक भाग थोड़ी निकला जो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो एम्ब्रियो को ऊर्जा कौन देगा, एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। हिंदी में तो देखो बड़ा सुंदर नाम है, भ्रूणपोष, जो भ्रूण का पोषण करने वाला है। अंग्रेजी अपने को इतनी आती नहीं, इसलिए एंडोस्पर्म से हम समझ नहीं पाते है ना। चलिए कोई बात नहीं, भ्रूणपोष भी बोलते हैं इसे हिंदी में ना, एम्ब्रियो को भ्रूण और इसको एंडोस्पर्म को भ्रूणपोष बोलते हैं। जिस समय एम्ब्रियो जर्मिनेट होगा पहली बार तो उसको एनर्जी तो चाहिए, तो इसके अंदर फूड स्टोरेज होता है। एंडोस्पर्म में जो फूड स्टोरेज होता है ना वो स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है, स्टार्च। स्टोरेज फूड प्लांट में हमेशा स्टार्च ही होता है। स्टार्च कभी भी डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है, बस ये अभी से ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं किसी भी एग्जाम में तो अभी से याद रखिएगा कि जो एंडोस्पर्म होता है उसमें फूड है वो स्टार्च है, और स्टार्च डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता, और स्टार्च को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। चाहे पौधा है चाहे इंसान है, एनर्जी स्टार्च किसी को नहीं देने वाला है। न तो ये वाटर सोल्यूबल है ना, और न ही इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करने वाला है। लेकिन हाँ मोनोसेकेराइड में चेंज हो जाए, ये पॉलीसेकेराइड होता है स्टार्च जो होता है, ये कल को मोनोसेकेराइड में चेंज हो जाएगा, वहां से फिर क्या है एनर्जी पैदा कर देगा। लेकिन वो कब चेंज होगा वो बाद की बात है। तो इसमें स्टार्च होता है, जिस समय एम्ब्रियो जर्मिनेट होगा उस समय ये एनर्जी देने का काम है वो करेगा। 2 चीज बन गई। अब ये जो बाकी सेल बच गई है, सिनर्जेटिक है, एंटीपोडाइल वगैरह है, ये इधर उधर कोई व्यवस्थित हो जाएगी ना कहीं कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा बढ़ा लेगी बेचारी, ये भी चलती रहेगी। लेकिन यहां कोई फ्यूजन व्यूजन नहीं होने वाला है। अब ये जो आपका एम्ब्रियो सेक था, या जिसको ओव्यूल बीजांड बोलते हैं है ना, या फिर आप इसे 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसके जो बाहर वाली परत है ना, ये परत मियोसिस से नहीं बनी हुई। ये मतलब ये कोई अर्धसूत्री भाजन से नहीं बनी हुई है। ये तो प्लांट के हर पार्ट में माइटोसिस होता है, समसूत्री होता है, वैसे ही समसूत्री से बनी हुई है। इसको इंटीग्यूमेंट लेयर के बोलते हैं। कौन सी लेयर बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट लेयर बोलते हैं। ये इंटीग्यूमेंट लेयर है, इसमें 2 पतली लेयर्स होती है, 2 पतली पतली लेयर होती है। ये इस पर व्यवस्थित रहेगी भाई, इस पर क्या है व्यवस्थित रहेगी। लेकिन अब वो पहले वाली कहानी नहीं रही ना, अब तो एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो सेक बन गया, सॉरी एम्ब्रियो सेक नहीं, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बन गया, भ्रूण और भ्रूणपोष बन गया। तो अब हम इसे इंटीग्यूमेंट लेयर नहीं बोलेंगे, अब हम इसे सीड कोट बोलेंगे। तो तीसरी चीज क्या बन गई भाई, सीड कोट बन गई। क्या बन गया, सीड कोट बन गया। सीड कोट है वो आपका बन गया, बीजावरण बन गया। तीसरी चीज क्या बन गई, बीजावरण। बीजावरण पहले भी 2n था जब वो इंटीग्यूमेंट लेयर थी, अब सीड कोट बन गया है तो भी क्या है, ये 2n ही होगा। ये पूरे का पूरा आपका सीड बन गया।
अब आपको बड़ा सिंपल तरीके से बोलना है, कल को ओव्यूली सीड बनाएगा, देसी भाषा तो ये है। अब यहां से कई तरह की डेफिनेशन अपने को तैयार करनी है। सीड कोट है ना, उसमें दो परत है, एक अंदर की है एक बाहर की। बाहर वाली टेस्टा है, बाहर वाली कौन सी है? टेस्टा। बीज को जीप पे रखोगे तो सबसे बाहर वाली परत का टेस्ट आता है, तो याद रखिए बाहर वाली टेस्टा है। कारण ये नहीं है टेस्टा बोले जाने का, मैं बता रहा हूं। और अंदर वाली जो परत है उसको टेगमन बोलते हैं। अंदर वाली को आप क्या बोलते हैं? टेगमन। सीड कोट में दो लेयर होती है, बाहर वाली होती है टेस्टा और अंदर वाली कौन सी होती है जी? टेगमन होती है। बाहर वाली टेस्टा और अंदर वाली टेगमन, ये आपका पूरे का पूरा सीड है। अब सीड की तीन तरह की डेफिनेशन है। तीन तरह की क्यों जरूरत पड़ती है बात करते हैं। इतनी देर से जो अपने यहां रामलीला चला रहे थे वो क्या थी भाई? वो ये थी कि सीड बन कैसे रहा है, सीड बन कैसे रहा है, ये हम बात कर रहे थे। तो ये हम बात कर रहे थे बोटनिकल वे में, वानस्पतिक वे में। तो सबसे पहले अपने बोटनिकल डेफिनेशन की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बोटनिकल डेफिनेशन की ही बात कर लेते हैं, वानस्पतिक परिभाषा की ही बात कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे सीड इज ए मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल विच कंसिस्ट एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड सीड कोट। यानी बीज एक परिपक्व निषेचित बीजांड है जिसमें भ्रूण, भ्रूणपोष और बीजावरण पाया जाता है। ये बोटनिकल डेफिनेशन होगी भाई। ये क्या है? बोटनिकल डेफिनेशन है, वो होगी। उसके बाद हम एग्रीकल्चर डेफिनेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर वाले तो बेचारे सीधे प्रकृति के लोग हैं, जैसे आप बिल्कुल सीधे हैं जलेबी की तरह। तो एग्रीकल्चर वाले तो बहुत सीधे होते हैं, तो उनको तो सीधी बात पसंद है। अब सीधी बात में क्या है? पौधे का कोई सा भी भाग जिससे नया पौधा तैयार हो जाए, एनी पार्ट ऑफ प्लांट विच कैन यूज इन मल्टीप्लेक्शन, मतलब पौधे का कोई भी भाग जिसे हम गुणन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तो भाई फिर जो बोटनिकल सीड है वो भी सीड है, कलम है वो भी सीड है, पोटैटो का ट्यूबर है वो भी सीड है, गन्ने का जो सेट है वो भी क्या है? सीड है। तो एग्रीकल्चर वाला जो सीड है ना, फिर उसको आगे और डिफाइन करना पड़ेगा भाई, ये सेक्सुअल प्रोपोगेशन में ये चीज होती है, सेक्सुअल में ये होती है। चलो ये बाद की बात है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर के अंदर सीड की डेफिनेशन सीधी सी है। अभी प्लांट का कोई भी पार्ट जिससे मल्टीप्लेक्शन हो जाए उसे अपने क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। ये एग्रीकल्चरल डेफिनेशन है। लेकिन अब एक सटीक डेफिनेशन की तरफ जाना है तो हम सीड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में जाएंगे, बीज तकनीक। इसलिए तो सीड टेक्नोलॉजी हमने स्टार्ट किया है। देखो भाई, सीड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखो, किसी भी पैरामीटर को देखो, आज के जो अध्यापक गण है ना हमारे जैसे, उनको ज्ञान बहुत है, खतरनाक ज्ञान है ना भी। हम पढ़ते कम है और ज्ञान ज्यादा बांटते हैं, उससे आपका बड़ा लॉस है। आप लोग हर चीज को कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे ना तभी आपको फायदा है। हर एक चीज को ऐसे पिरोते पिरोते पढ़ेंगे ना तो एक तो इंटरेस्ट बना रहेगा उसमें, अरे हाँ यार ये बात ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। प्लस एग्जाम में आउटपुट भी आपका क्या रहेगा? अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए ज्ञान पे ज्यादा भरोसा नहीं करें, है ना, कंटेंट पे भरोसा करें। कंटेंट का मतलब कंटेंट वाले ज्ञान का भरोसा करें, ठीक है। मतलब खुद पे भी किताबें जो भी पढ़ते हो ना, ऐसे कॉन्सेप्चुअल से पढ़ा करो, ऐसे लगना चाहिए कि एक फ्लो के अंदर क्या है, पढ़ाई चल रही है, मजा आ रहा है ना, आनंद आ रहा है, चलिए भी ऐसे लगता है पढ़ते रहे, उस तरह से थोड़ा सा पढ़ा करो। तो हम बात कर रहे थे सीड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। अभी जो हमने जितना कुछ पीछे पढ़ा है वही सीड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी वहीं से आएगी। सीड इज ए मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल which consist embryo, endosperm, seed coat, endosperm and seed coat। दोबारा बोल देता हूं, सॉरी। Seed is a mature and fertilized ovule which consist embryo, endosperm and seed coat which used for multiplication and we can say propagation। बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड है जिसमें भ्रूणपोष और बीजावरण होता है, जिसका उपयोग गुणन या प्रवर्धन के अंदर है वो किया जाता है। वो क्या कहलाएगा? सीड कहलाएगा। ये सीड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। अब बचा क्या इस डेफिनेशन में? बीज में क्या है वो भी बता दिया और बीज का उपयोग क्या है वो भी बता दिया। भाई बीज और ग्रेन में फर्क होता है, ठीक है। अभी बात करेंगे, थोड़ा बीज पढ़ लेते हैं फिर हमें ग्रेन में फर्क बताने में मजा आएगा। तो सीड टेक्नोलॉजी की सीधी सी डेफिनेशन बता दी कि बीज एक फर्टिलाइज
और मैच्योर ओव्यूल है जिसमें एम्ब्रियो है यानी भ्रूण है, एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है और सीड कोट है। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? प्रोपोगेशन में करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सीड है वो कहलाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के सीड है वो तैयार हो गया। अब थोड़ी सी बात अपने ये और कर लेते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओव्यूल से, जब सीड बन रहा है तो ओवेरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। जनरली आप हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के अंदर तो फ्रूट को कैसे डिफाइन कर देते हैं? राइपन ओवेरी इज नोन एज अ फ्रूट। भाई जो राइपन ओवेरी होती है वो फ्रूट होती है, चाहे वो मैच्योर हो नहीं हो, हमें कोई मतलब नहीं है। राइपन ओवेरी है वो फ्रूट है जिसको हम फ्रेश कंजप्शन में काम में लेते हैं, ताजा खाने के काम में लेते हैं, वो फ्रूट होता है। राइपन ओवेरी है ना वो फ्रूट होता है। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में फ्रूट की डेफिनेशन राइपन ओवेरी होती है, बट बोटनिकली आप फ्रूट की डेफिनेशन क्या बोलते हो? मैच्योर फर्टिलाइज ओवेरी इज नोन एज फ्रूट, यानी निषेचित परिपक्व अंडाशय फल है। निषेचित परिपक्व अंडाशय फल है, यानी फर्टिलाइज मैच्योर ओवेरी इज नोन एज फ्रूट। ये बॉटनिकल डेफिनेशन है। हॉर्टिकल्चर डेफिनेशन तो राइपन ओवेरी है भाई, पका हुआ जो अंडाशय है ना वो फल है, और जिसको हम फ्रेश ईटिंग में काम में लेते हैं, फ्रेश कंजप्शन के अंदर काम में लेते हैं, वो फ्रूट है। दैट्स ऑल। तो यहां मैंने आपको फ्रूट की भी डेफिनेशन है वो क्लियर कर दी है। चलिए, तो यहां हम एक मोटा मोटा जाने हैं कि सीड क्या है, पोलन किससे बनता है, और एग सेल है वो किससे बनती है। और मैंने आपको जो डबल फ्यूजन बताया ना वो एंजियोस्पर्म में होता है। आवर्त बीजों, हमारे आसपास जो पौधे हैं वो सब हायर प्लांट ही है, यानी एंजियोस्पर्म ही है, यानी सबसे ज्यादा विकसित प्लांट ही है। जिम्नोस्पर्म तो जो नीडल लाइक होते हैं, कॉनिफर वगैरह होते हैं, क्रिसमस ट्री होते हैं, तो वो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिनमें आपको फूल वूल है वो देखने को नहीं मिलते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सीड है वो जनरली दो प्रकार के होते हैं। सीड होते हैं वो जनरली क्या है? दो प्रकार के होते हैं। अभी देखो, जैसे राजस्थान एओ का पेपर हुआ था, चलिए, हाँ, तो अपने क्या बात कर रहे थे कि जैसे राजस्थान एओ में क्वेश्चन आया था फोटोब्लास्टिक का, तो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक, ये सारी चीजें अपने क्लियर करें। पहले भी करवाया हुआ था, मेरा तो क्विज में भी करवाया हुआ था, तो वो कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए, अभी हम शुरू में सीड को समझ रहे हैं। ये सीड जर्मिनेट होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है वहां पे बात करेंगे। भाई टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। कईयों को प्रकाश चाहिए, कईयों को प्रकाश नुकसान कर जाता है, कईयों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वो सब अलग अलग चीजें, वो बाद की बातें हैं, है ना। तो उनको हम बाद में छेड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि जो सीड है ना वो दो प्रकार का होता है। एक मोनोकोट होता है, एक डाइकोट होता है। बड़े सिंपल सी भाषा में तो आप ये बात करते हैं कि मोनोकोट सीड होता है ना वो दो भागों में नहीं बंटता है, और डाइकोट होता है उसको दो सिमिलर पार्ट के अंदर अपने क्या है, दो भागों में वो बंट जाता है ना। सिमेट्रिकली दो भागों में वो बंट जाता है। वो कौन सा है जी? डाइकोट। जैसे चना है, दो अलग अलग कोटिल्डन्स में, मतलब दो कोटिल्डन्स में आसानी से क्या है, टूट जाता है, तो वो कौन सा होता है? डाइकोट होता है। बट अपने तो भाई एग्रीकल्चर वाले हैं, इतने से तो कैसे काम चलेगा? मोनोकोट और डाइकोट को समझने की जरूरत है। ऐसा भी नहीं है कि प्लांट में जब सीड आता है तभी हम मोनोकोट और डाइकोट को समझ पाते हैं, ना। पौधा उगते ही अपने समझ जाएंगे कि ये मोनोकोट है या फिर डाइकोट है। देखो, मोनोकोट में क्या क्या होता है, पहले तो अपने बात करें। मोनोकोट वो प्लांट होता है जिसकी लीफ जो होती है ना वो स्वार्ड्स या नाइफ की तरह होती है, यानी तलवार या चाकू की तरह पतली पत्तियां होती है, सबसे पहली चीज। फिर इसकी लीफ को आप नजदीक से देखोगे तो आपको पैरेलल वेन्स अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, समांतर सिरा विन्यास है वो देखने को मिलेगा। जो मिड रिब होती है उसके बिल्कुल पैरेलल आपको अदर वेन्स है वो देखने को मिलेगी, समांतर सिरा विन्यास है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरा, लीफ है ना वो इसे थोड़ी स्टैंडिंग पोजीशन में होती है, दोनों तरफ लाइट पड़ती है, तो ये पहचानना मुश्किल होता है। दोनों तरफ चमकदार होती है, ये पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा निचला भाग है, कौन सा ऊपर वाला, कौन सा अधो और कौन सा वक्षस्थल, कौन सा अपर पार्ट है और कौन सा लोअर पार्ट है ना, तो ये नहीं पहचाना जाता। तो हम लीफ से भी पहचान सकते हैं। प्लस जो रूट होती है, मोनोकोट में हमेशा फाइब्रस रूट होगी। मोनोकोट में हमेशा कैसी रूट देखने को मिलेगी? फाइब्रस, जिसको आप हिंदी में झकड़ा जट और अंग्रेजी में फाइब्रस रूट बोलते हैं। जैसे आपने प्याज तो उखाड़े ही हैं, तो वो देखे होंगे उसके नीचे फाइब्रस। गेहूं उखाड़ के देख लेना, फाइब्रस। कोई घास उखाड़ के देख लेना, फाइब्रस। दूब घास उखाड़ी होगी कहीं, तो फाइब्रस। प्राइवेट स्कूलों में अगर आप पढ़े हुए हैं
तो सॉरी प्राइवेट स्कूलों में क्या, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पढ़े हुए हैं तो वहां प्रैक्टिकल का मतलब ही क्या है, घास उखाड़ना। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हुए हैं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल का मतलब घास उखाड़ना है। प्राइवेट कॉलेज में पढ़े हुए हैं तो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक की प्रैक्टिकल का मतलब घास उखाड़ना है, उसके अलावा कोई प्रैक्टिकल नहीं है। कई बार ऐसे सोचते थे कि भाई जब मजदूरी बनना है तो फिर ये कॉलेज के दर्शन क्यों, है ना। लेकिन वो जनरली क्या है, मेरा गाइड थे वो अच्छे क्वालिटी टेस्टर, तो वो कई बार बच्चों को एक ही एक काम देते रहते। तो मैंने पूछ लिया, एमएससी में होते हैं तो जाहिर सी बात है गाइड के साथ कोई ज्यादा वो दूरियां नहीं होती है, तो गाइड भी अच्छे से ट्रीट करता है अगर आप अच्छा काम करते हो तो मैंने कहा सर एक एक काम करने का क्या फायदा है बार बार, वो तो सीख ही जाता है। बोले यार मैं फूड टेक्नोलॉजी से थे वो, तो बोले मेरा गाइड क्या करता था, मेरे से चीनी तुलवाता था 1 महीने तक। भाई उसकी लेबोरेटरी में चीनी विनी की जरूरत पड़ती रहती थी। बोले जा भाई पराग 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी। बोले 1 महीने बाद ये हुआ कि जब मैं चीनी थैली में डालता और कांटे पे रखता ना, तो मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस रहता कि ये 1 किलो ही है, तो मैं 1 किलो ही डालने लग गया। तो मेरे हाथ में क्या हो गई, फिनिशिंग आ गई। इसलिए बोले मैं एक ही एक काम देता हूं कि बच्चे को फिनिशिंग आ जाए। तो अब वो क्या है कि जब कॉलेज वाले प्रैक्टिकल करवाते हैं वो घास ही घास हुआ, तो वो सिर्फ घास उखाड़ने में अपनी फिनिशिंग लाना चाहते हैं और आगे तो कोई फिनिशिंग लाना ही नहीं चाहते हैं ना। तो आप कोई घास उखाड़ते हैं तो उसमें भी क्या है, फाइब्रस रूट है वो आपको देखने को मिलता है, ये आप पहचानेंगे। लेकिन जब आप सीड को देखेंगे, ये सीड किसका है भाई, मेज का है। ज्यादातर अपने एक्सपेरिमेंट में मेज को ही लेते हैं। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें एनिमल्स में अगर हम देखें तो क्या लिया जाता है, ड्रोसोफिला, फल मक्खी को लिया जाता है। तो क्रोप का ड्रोसोफिला कौन है भाई, क्रोप का ड्रोसोफिला आइडियल प्लांट जिस पे रिसर्च आसानी से कंडक्ट होते हैं, है ना, मतलब उन रिसर्च में अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्रोप का ड्रोसोफिला कौन है, क्रोप का ड्रोसोफिला मेज है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैं तो बहुत बार बता चुका हूं, आप कमेंट कर लेना देना, मैं देख लेता हूं। प्लांट का ड्रोसोफिला कौन सा, ये प्लांट का ड्रोसोफिला नहीं है, मैंने क्रोप का ड्रोसोफिला बोला। मेज को मैंने क्या बोला है, क्रोप का ड्रोसोफिला। प्लांट का ड्रोसोफिला कौन सा प्लांट है वो आप बताएंगे, सभी प्लांट्स का, है ना। इस दुनिया में जितने भी प्लांट किंगडम्स है उन सब का ड्रोसोफिला कौन से प्लांट को कहते हैं। क्रोप का ड्रोसोफिला तो किसे कहा जाता है, मेज को कहा जाता है। तो ये मेज का सीड है, ये मोनोकोट है। सीड है उसको दो भागों में नहीं बंटता है। देखो बाकी तो वही चीजें हैं। देखो सीड में आपको एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, सीड में आपको क्या देखने को मिलेगा, एम्ब्रियो है वो देखने को मिलेगा। ये सीड में एम्ब्रियो देख रहा है। और उसके अलावा मैंने आपको पीछे बताया था सीड में क्या होता है जी, एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है। बस यही कमाल की बात है यहां पे, इसमें एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म 3n है और जो एम्ब्रियो है वो कौन सा है जी, 2n है। ये तो हमारी बात हो ही चुकी है। सबसे बाहर सीड कोट भी है, सीड कोट है उसमें 2 लेयर भी है, बाहर वाली टेस्ट है, अंदर वाली टेगमन है, ये तो अपने बता दिया। लेकिन ये सीड 2 भागों में नहीं बनता, इस वजह से आप इसे क्या बोलते हैं, मोनोकोट बोलते हैं। ठीक है। अब देखो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है ना वो रेडिकल होता है, जिसको हिंदी में मूलांकुर बोलते हैं। मूलांकुर, हिंदी में आप इसे क्या बोल देते हैं, मूलांकुर बोल देते हैं। ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको मूलांकुर या रेडिकल बोलते हैं। कल को जो रूट निकलेगी ना वो इसी से निकलती है, जो प्राइमरी रूट निकलती है ना। सीरियल्स में तो जनरली क्या होता है, प्राइमरी रूट होती है वो टेम्परेरी रूट होती है, अस्थायी जड़ें होती है, तो वो हमेशा रेडिकल से निकलती है। प्राइमरी रूट हमेशा ही किससे निकलती है, रेडिकल से निकलती है। आर से रूट, आर से रेडिकल, और हिंदी में इसको मूलांकुर बोलते हैं। हिंदी में भी आपसे पूछ ले कि एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से जड़ निकलती है, तो मूलांकुर तो नहीं लिखेगा, इतना एग्जामिनर तो पागल नहीं होगा, वो लिखेगा तो रेडिकली लिखेगा। हिंदी में रेडिकल लिख देगा लेकिन लिखेगा रेडिकली। और उसके अलावा जो ऊपर का पार्ट होता है वहां से निकलता है जी फोलिएज, तना बना, है ना, शाखा वगैरह। तो जो ऊपर वाला भाग जहां से सूट निकलती है वो एपिकोटाइल होता है। वो क्या कहलाता है, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल को आप प्रांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्रांकुर बोलते हैं। और इस एपिकोटाइल में भी जो प्ल्यूम्यूल पार्ट होता है, प्ल्यूमूल, वहां से आपका फोलिएज निकलता है। एपिकोटाइल और एपिकोटाइल का भी अगर स्पेसिफिक पार्ट देखेंगे तो प्ल्यूमूल, प्ल्यूमूल से क्या निकलेगा, सूट है वो निकलेगा। अब इसमें एक और पार्ट होता है हाइपोकोटाइल। कौन सा पार्ट होता है जी, हाइपोकोटाइल होता है।
अब हाइपोकोटाइल जरूरत पड़ने के आधार पे काम करता है। ये केएल राहुल जैसा काम है भाई इसका। वो केएल राहुल क्या है, बेचारे को विकेट कीपिंग दे देते हैं, फील्डिंग करवाने दे देते हैं, ओपनिंग में भेज देते हैं। उससे भी ज्यादा अक्षर पटेल वाली सी स्थिति है, वो बैटिंग बॉलिंग कप्तानी वाली जैसा। तो ये हाइपोकोटाइल है ना, ये जरूरत के अनुसार काम करता है। अब कैसी जरूरत पड़ेगी बात करेंगे। हाइपोकोटाइल है, उसकी जरूरत कैसी होगी अपने बात करेंगे, इसमें चिंता ना करिए, ठीक है। हाइपोकोटाइल की बात करेंगे भाई, ये क्या काम करता है। मैंने कहा ना जरूरत होती है ना तब उसको बुला लो भाई, आजा हाइपोकोटाइल ये काम कर दे, तो बेचारा ये जरूरत के अनुसार आधार पे काम करता है। ये मोनोकोट की कहानी हो गई। अब हम बात करें डाइकोट। डाइकोट में एंडोस्पर्म कोटिलिडन में बदल, बाकी सारे पार्ट वो के वो है। सीड कोट भी है, एम्ब्रियो तो होगा ही, एम्ब्रियो में रेडिकल से रूट निकलेगी, एपिकोटाइल से शूट निकलेगी, एपिकोटाइल के प्ल्यूमूल से ही फोलिएज निकलता है, रेडिकल से ही रूट निकलती है ना। एम्ब्रियो वही 2-1 होता है, सारी चीजें वो की वही है। यहां पे जो चेंज है वो ये है कि एक तो ये क्या है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दें कि जो डाइकोट होता है, डाइकोट को हिंदी में आप द्विबीजपत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? द्विबीजपत्री बोलते हैं। डाइकोट के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो पूर्णतः कोटिलिडन में बदल जाता है, यानी कंप्लीटली कोटिलिडन में चेंज हो जाएगा, एंडोस्पर्म होगा ही नहीं। अब डाइकोट में एंडोस्पर्म नहीं होता है, द्विबीजपत्री में एंडोस्पर्म नहीं होता है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोल देंगे। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है वो, अपने इसे बोल देंगे। क्या बोल दोगे आप इसे? नॉन एंडोस्पर्म है ही नहीं। एंडोस्पर्म किस में चेंज हो गया है? कोटिलिडन के अंदर चेंज हो गया है, तो हम इसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है वो बोल देंगे। एंडोस्पर्म है ही नहीं। अब भाई सीधी सी बात है, जब आपने इसको नॉन एंडोस्पर्मिक बोल दिया, क्या बोल दिया इसको आपने? नॉन एंडोस्पर्मिक बोल दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? इसमें तो एंडोस्पर्म है, तो इसको एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। मोनोकोट को, एक बीजपत्री को आप एंडोस्पर्मिक सीड बोल देते हैं। क्या बोल दोगे? एंडोस्पर्मिक सीड है वो बोल देंगे। तो ये एंडोस्पर्मिक है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। अब एंडोस्पर्म को एल्बुमिन भी बोलते हैं, तो एंडोस्पर्मिक या मोनोकोट या एक बीजपत्री को आप और क्या बोल सकते हैं? एल्बुमेनिक सीड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसे? एल्बुमेनिक सीड बोल सकते हैं। एंडोस्पर्म को एल्बुमिन बोलते हैं, एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं? एल्बुमिन। तो मोनोकोट ही एंडोस्पर्मिक है, मोनोकोट ही एल्बुमेनिक है, और हिंदी में इसको एक बीजपत्री बोलते हैं। डाइकोट में एंडोस्पर्म नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक है, और इसे ही आप नॉन एल्बुमेनिक सीड बोलेंगे। नॉन एल्बुमेनिक सीड है वो बोल दिया जाता है। तो समझ गए भाई, डाइकोट को नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमेनिक है वो क्यों बोला जाता है। अब एक डिफरेंस तो ये है कि मोनोकोट में एंडोस्पर्म होता है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। दूसरा ये है ना, दो कोटिलिडन में आसानी से टूट जाता है, दो कोटिलिडन में चेंज हो जाएगा, तो इसमें दो कोटिलिडन आपको देखने को मिलते हैं। मोनोकोट में कोटिलिडन होता है लेकिन विलुप्त मात्र होता है, यानी बहुत कम होता है ना, न के बराबर कोटिलिडन होता है मोनोकोट में। कोटिलिडन न के बराबर होता है, विलुप्त मात्र होता है, ठीक है, यानी एक तरह से अवशेष है उसके कोटिलिडन्स के। लेकिन डाइकोट में कोटिलिडन्स क्लियर होते हैं और दो कोटिलिडन्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये दो कोटिलिडन्स में आसानी से टूट जाता है, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज होता है डाइकोट, और वो नहीं टूटता है इसलिए उसके लिए वर्ड यूज होता है मोनोकोट। अब आप समझ गए होंगे ये डिफरेंस होता है। चलिए, जब सीड जर्मिनेट होगा तो सीड को जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर चाहिए। क्या चाहिए? मॉइस्चर। तो जो सीड है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किससे करता है? इम्बाइबेशन से, अवशोषण से करता है। सीड हमेशा वाटर अपटेक करेगा, वो इम्बाइबेशन से करता है। जैसे आप फिजियोलॉजी में पादप कार्यकी के अंदर पढ़ते हैं या फसल कार्यकी में कि बारिश के दिनों में जो लकड़ी है, वुड है, वो इम्बाइबेशन से, अंतः शोषण से फूलती है। वैसे ही बीज जो जल ग्रहण करता है वो अंतः शोषण से ही करता है, इम्बाइबेशन से ही करता है। अब जब ये सीड ओव्यूल में था तो इसके अंदर पोलन आकर घुसा ना, तो उस समय वहां पे एक होल था, उसका नाम था माइक्रोपाइल। तो जो माइक्रोपाइल होता है उसी के जरिए इसके अंदर, सीड के अंदर जो एयर है वो जाती है, ऑक्सीजन वगैरह जाती है।
अब जिस समय ये बीज अंकुरित होगा, सीड जर्मिनेट होगा, उस समय मैंने कहा कि इसको ऊर्जा की जरूरत होगी। एनर्जी इसे कहां से मिलेगी? एंडोस्पर्म से मिलेगी, भ्रूणपोष से मिलेगी। वहां पे किस रूप में एनर्जी है भाई? स्टोर है, स्टार्च के रूप में। लेकिन ये एनर्जी कब देगा? जब ये मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड में बदल जाएगा, तब एनर्जी देगा। तो सीड में जैसे ही पानी घुसता है तो वहां हाइड्रोलिज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है। यानी मैं बात कर रहा हूं एमाइलोज की। एमाइलोज में भी अल्फा एमाइलोज। अल्फा एमाइलोज जैसे ही सीड में पानी जाएगा, जो स्टार्च है उसको अल्फा एमाइलोज है वो मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड में बदल देता है। सबसे पहले तो वो किसमें बदलेगा? माल्टोज में बदलेगा। और आप पढ़ते भी हैं कि प्लांट के कौन से पार्ट में आपको माल्टोज देखने को मिलता है? जर्मिनेटेड सीड के अंदर देखने को मिलता है। तो भाई ये मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड में बदल देगा तो यहां से एनर्जी है वो पैदा हो सकती है। अब एमाइलोज को सिंथेसिस को बढ़ावा देने के लिए हमेशा GA3 है वो भाग दौड़कर काम करता है ना भाई। जो एमाइलोज है उसके सिंथेसिस के लिए कौन काम करता है? जिब्रेलिन GA3 काम करता है, जिब्रेलिक एसिड काम करता है। इसीलिए तो आप जब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि GA3 जो है ना वो सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है। कल को सीड में कोई केमिकल डोरमेंसी आ जाए भाई, कोई ऐसा केमिकल पैदा हो जाए जो एमाइलोज को नहीं बनने दे रहा है, तो आप ऊपर से GA3 देते हैं ताकि वो क्या करें भाई, वो जो इनहिबिटर पैदा हुए हैं, जो अवरोधक पैदा हुए हैं, जो एमाइलोज को नहीं बनने दे रहे हैं, उनको खत्म किया जाए और GA3 एमाइलोज को पैदा करे। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? GA3 का यूज करते हैं। तो अब ये मोनोकोट और डाइकोट की कहानी भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहां तो मैंने कहा कि मोनोकोट के अंदर जो एनर्जी देगा वो एंडोस्पर्म देगा। डाइकोट में कौन देगा? अरे भाई डाइकोट में एंडोस्पर्म कोटिलिडन में चेंज हुआ है, तो वहां जो स्टोरेज फूड है वो किसमें? कोटिलिडन में। तो कोटिलिडन एनर्जी देगा, एनर्जी तो देगा ही, ऐसा थोड़ी एनर्जी लेके भाग जाएगा, एनर्जी तो रहनी रहनी है। बस वो बात ये थी कि एंडोस्पर्म यहाँ कोटिलिडन में चेंज हो जाता है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है वो हो जाएगा। अब यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो डाइकोट सीड है ना वो सारे के सारे कैसे नॉन एंडोस्पर्मिक है, और मोनोकोट है वो सारे के सारे एंडोस्पर्मिक है। लेकिन अब ध्यान रखिए, ऐसे कौन कौन से डाइकोट प्लांट है, यानी द्विबीजपत्री पौधे हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म होता है। ऐसे कौन कौन? डाइकोट में एंडोस्पर्मिक कंडीशन नहीं होती, यानी एंडोस्पर्मिक सीड नहीं होता है। डाइकोट में एंडोस्पर्मिक नहीं होगा, डाइकोट में हमेशा ही नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनिक सीड होगा, गैर भ्रूणपोषीय बीज होगा। हिंदी में बोले तो गैर भ्रूणपोषीय बीज होगा, गैर भ्रूणपोषीय बीज होता है। कौन सा बीज होता है जी? गैर भ्रूणपोषीय बीज होता है। डाइकोट में हमेशा गैर भ्रूणपोषीय और मोनोकोट में भ्रूणपोषीय एंडोस्पर्मिक होता है। तो ऐसे कौन कौन से डाइकोट प्लांट है जो एंडोस्पर्मिक सीड रखते हैं? ये तो एक्सेप्शन हो गया ना। हमने कहा डाइकोट में नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्बुमिनिक होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डाइकोट है जिनमें एंडोस्पर्मिक सीड आपको देखने को मिलता है। एक एग्जांपल तो आपका है केस्टर जिसको आप अरंडी बोलते हैं, दूसरा एग्जांपल कॉटन जिसको आप कपास बोलते हैं, और तीसरा एग्जांपल कॉफी है ना। ये तीनों क्या है? डाइकोट प्लांट है, लेकिन सीड इनमें एंडोस्पर्मिक देखने को मिलेंगे। अब ऐसे कौन कौन से मोनोकोट प्लांट है जिनमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है? प्लांट तो कौन से हैं? प्लांट तो मोनोकोट है, लेकिन जो सीड है वो कैसे हैं? सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। अब भाई मोनोकोट में तो एंडोस्पर्मिक होते हैं, मोनोकोट में तो सीड हमेशा कैसा होता है? एंडोस्पर्मिक होता है। लेकिन ऐसे कौन कौन से मोनोकोट है जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होगा? एक तो एलिस्मा है और दूसरा ऑर्किड है। एक तो एलिस्मा है और दूसरा ऑर्किड है। ये दोनों मोनोकोट होते हुए भी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है वो रखते हैं। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है। चलिए यहां तक की बात तो ठीक है। अब अपने बात करते हैं जर्मिनेशन। भाई पूरी सीड की कहानी तो समझ लें अपने। जर्मिनेशन में देखें तो सीड दो प्रकार का जर्मिनेशन दिखाता है। एक तो एपीजियल जर्मिनेशन दिखाता है। एपीजियल का मतलब होता है कि जब बीज जर्मिनेट होता है, सीड जर्मिनेट होता है, तो उसके साथ कोटिलिडन आ जाता है, और ये कोटिलिडन कल को पहले फोलिएज का काम करता है, यानी पहली पत्तियों का काम करता है। जब ये सीड जर्मिनेट होकर स्टेम बाहर निकलता है तो ये उसके प्रोटेक्शन का भी काम करेगा, उसको डैमेज नहीं होने देता। इसलिए ये जो सीड होते हैं ना जिनमें एपीजियल जर्मिनेशन होता है, ऐसे भी जिनमें एपीजियल
वो कठोर परत में भी लगा दोगे तो भी ये जर्मिनेट हो जाते हैं, शक्तिशाली होते हैं। प्लस दूसरा, आप गहरे भी लगा दोगे तो भी ये जर्मिनेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके लिए जो हनुमान जी का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? कोटिलिडन है वो कर रहा है, यानी मजबूती का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? कोटिलिडन है वो काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे बीज को आप डेप्थ में भी लगा सकते हैं, 3 to 4 इंच डेप्थ में लगाएंगे तो कोई समस्या नहीं, इतना गहरा भी एपीजीएल को लगा सकते हैं। चलो गहरा, ये मजबूती से बाहर तो आ जाएगा, लेकिन भाई इतना गहरा लगा दोगे तो तना लंबा चाहिए। अब अपने उस भाई को याद करते हैं, अक्षर पटेल और केएल राहुल वाला जो एग्जांपल लिया था। हाइपोकोटाइल का काम हमने छोड़ दिया था, चाहे मोनोकोट है चाहे डाइकोट है, हाइपोकोटाइल जरूरत के अनुसार काम करता है। तो हाइपोकोटाइल इपीजीएल में हमेशा स्टेम इलोंगेशन का काम करेगा, तने की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। जो हाइपोकोटाइल होता है वो इपीजीएल में हमेशा स्टेम इलोंगेशन करता है, यानी तने की लंबाई बढ़ाता है। इसलिए इन बीजों को गहरा लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 to 4 इंच तक लगाएं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जनरली प्रॉब्लम ये है कि इपीजीएल में कोटिलिडन बाहर आता है और मोनोकोट में कोटिलिडन होता ही नहीं है। मोनोकोट के अंदर तो कोटिलिडन होता ही नहीं है, मोनोकोट के अंदर तो कोटिलिडन होता ही नहीं है, होता है वो भी एक रेजिड्यूज की तरह होता है, एक अवशेष की तरह होता है। तो भाई मोनोकोट में कभी भी इपीजीएल नहीं हो सकता, डाइकोट में इपीजीएल हो सकता है, मोनोकोट में कभी भी इपीजीएल नहीं हो सकता है। डाइकोट में ही हो सकता है क्योंकि डाइकोट में ही कोटिलिडन होता है। क्लियर है स्टूडेंट? याद रहेगी बात ये? चलो रहेगी तो बहुत बढ़िया। अब हम बात करें हाइपोजियल। हाइपोजियल में जब सीड जर्मिनेट होता है तो कोटिलिडन साथ में नहीं आता, कोटिलिडन साथ में नहीं आता तो मोनोकोट में तो पक्का यही होगा, मोनोकोट में तो पक्का जर्मिनेशन हाइपोजियल ही होगा, क्योंकि उसमें कोटिलिडन है नहीं तो इसमें कोटिलिडन आएगा कैसे। बाकी कुछ डाइकोट में भी होगा, जरूर थोड़ी वो कोटिलिडन साथ में लाए लाए, प्रोटेक्शन साथ में लाए कोई जरूर नहीं है, लेकिन मोनोकोट में तो पक्का हाइपोजियल होगा। लेकिन डाइकोट में भी हाइपोजियल हो सकता है, कुछ में इपीजियल हो सकता है, कुछ में हाइपोजियल, बट मोनोकोट में पक्का कौन सा होगा? हाइपोजियल जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। तो भाई इनमें कोटिलिडन साथ में नहीं आता है, इसलिए इनको सेलो डेप्थ पे लगाना पड़ता है, ऊंचाई पे लगाना पड़ता है, यानी ज्यादा गहरा नहीं लगाते हैं। अब ज्यादा गहरा नहीं लगाओगे तो जड़ तो थोड़ी गहराई तक ले जाओ ना, ताकि इसका स्थायित्व तो बने, यानी मिट्टी के अंदर बढ़िया तो स्थापित हो, स्टेबल तो बढ़िया हो, तो इसकी जड़ की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। वही अक्षर पटेल और केएल राहुल को बुला लो, आजा भाई जड़ की लंबाई बढ़ा। हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल हाइपोजियल के अंदर रूट इलोंगेशन करता है। क्या करता है? रूट इलोंगेशन का काम करता है, जड़ की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। तो मैंने कहा ना हाइपोकोटाइल जरूरत के अनुसार काम करता है, हाइपोजियल में रूट इलोंगेशन करता है, इपीजियल के अंदर स्टेम इलोंगेशन का काम है वो करता है। अब चलो यहां एक तरफा तो काम हो गया कि मोनोकोट में हाइपोजियल होता है, लेकिन ऐसे कौन कौन से डाइकोट है जिनमें हाइपोजियल देखने को मिलेगा? भाई एक तो है आपका रेड ग्राम, अरहर, रेड ग्राम जिसको आप अरहर तुअर जो भी बोल दें ठीक है, जमेगा अरहर में। दूसरा जो रबी का पल्सेज है, रबी के जो पल्सेज है ये डाइकोट है। रबी के पल्सेज में एक को छोड़ दो भाई, राजमा को, राजमा में पीजियल होता है। रबी का जो पल्सेज है उसमें राजमा को छोड़ के सब में हाइपोजियल होता है, और अरहर है उसमें भी हाइपोजियल, और मोनोकोट में भी क्या होता है? हाइपोजियल आपको जर्मिनेशन है वो देखने को मिलेगा। अब इपीजियल देखो, राजमा में तो होता ही है, बाकी खरीफ के जो पल्सेज है किसको छोड़ के? अरहर को छोड़ के। खरीफ पल्सेज में भाई कुकर बीट्स में जितने भी क्रूसीफेरस है, जितने भी आपके क्रूसीफेरी के जिनको आप ब्रेसिकेसी बोलते हैं उनके अंदर, नीम के अंदर, कंपोजिटी में भी यही होता है। कंपोजिटी के अंदर भी आपको यही देखने को मिलता है, जैसे सनफ्लावर है, सूरजमुखी है, से फ्लावर कुसुम है ना, यही देखने को मिलता है। मालवेसी में जैसे कॉटन है ना, कॉटन है, ओकरा है, मालवेसी में भी आपको ये देखने को मिलता है। कंपोजिटी में जैसे सूरजमुखी है, कुसुम है, नाइजर है ना, लेट्यूस वगैरह है, तो उनके अंदर नीम है। क्रूसीफेरस में जैसे कोल क्रॉप, गोभी वर्गीय सब्जियां, सरसों है, तारा मीरा है। कुकर बीट सारे के सारे खरीफ के पल्सेज है। रबी के पल्सेज में राजमा है। खरीफ के पल्सेज में कौन सा नहीं है भाई? रेड ग्राम, अरहर नहीं है। तो बाकी के अंदर आपको इपीजियल है वो देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ जो डाइकोट है उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इपीजियल ही जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये मैंने यहां पर एग्जांपल लिख दिया। अब बस मजे की बात यह है कि अनियन, प्याज,
प्याज मोनोकोट है। अब देखो मोनोकोट आपके सिलेबस में कौन कौन से ऐसे चुटकियों में याद कर सकते हो। सीरियल सारे मोनोकोट है क्योंकि ग्रेमिनी मोनोकोट है। अब ग्रेमिनी का एक गन्ना भी है तो वो भी मोनोकोट है। कोई चारे के रूप में ग्रासेज काम में ले रहे हो तो वो भी सारे की सारे मोनोकोट है। बस एग्रोनॉमी में काम खत्म। याद क्या करना है, कुछ याद नहीं करना है भाई। मोनोकोट कौन से सीरियल्स है, अनाज जितने भी है मोनोकोट है। ग्रेमिनी के घासें हैं वो सारी की सारी कौन सी है जी, मोनोकोट है। और ग्रेमिनी में देख लो इधर उधर गर्दन घुमा के तो शुगर केन दिखता है, वो भी क्या है, मोनोकोट है। अब अपने चले वेजिटेबल्स में, तो वेजिटेबल में चले तो सबसे पहले प्याज लहसुन लीक सैलोट ही दिख रहा है हमें, अनियन गार्लिक सैलोट लीक दिख रहा है। तो ये एलियसी के, एलियसी का दूसरा नाम एमारिलिडियसी है। तो भाई ये मोनोकोट है। तो सब्जियों में तो यही मोनोकोट है। उसके बाद हम चलते हैं फ्रूट में। फ्रूट में एक तो एरिकेसी जिसको आप पामेसी बोलते हैं। अरे भाई एरिकेसी या पामेसी में तो आपका खजूर आता है, डेट पाम आता है, कोकोनट ऑयल, कोकोनट नारियल आता है, ऑयल पाम आता है, पल्मीरा पाम, जिसके पीछे पाम लग गया वो पामेसी या एरिकेसी का है ना। तो ये मोनोकोट है। अरिकानट है वो भी मोनोकोट है। उसके अलावा बनाना, म्यूजेसी वाले भी मोनोकोट है। म्यूजेसी में एक ही है अपने कमर्शियल बनाना। उसके अलावा ब्रोमोलिएसी, ब्रोमोलिएसी में अनानास है वो भी मोनोकोट है। एनोनिएसी के जितने भी है रामफल लक्ष्मण फल सीताफल ये भी कैसे हैं जी, मोनोकोट है। अब अपने बात करें वेजिटेबल में एक बच गया भाई जो एक अरबी है और तानिया है, ये एरिकेसी है। और एरिकेसी मैंने बताया ना मोनोकोट है, तो ये भी मोनोकोट है। अब अपने देखें मेडिसिनल में। अब मेडिसिनल में भी देखें तो भाई मेडिसिनल में आपका एक तो सफेद मूसली है जो लिलिएसी का है। लिलिएसी का दूसरा नाम कौन सा है भाई, एस्पोलिडिएसी। और उसके अलावा एलोवेरा है, मोनोकोट में आएगा। और उसके अलावा अपने बात करें वीड में, तो वीड के अंदर भाई एक तो जितनी भी ग्रासेज है, कोई सी, चाहे क्विक ग्रास है, चाहे आपकी दूब ग्रास है, चाहे सैंडबुर ग्रास है, कोई सी भी ग्रास है, ये सारी की सारी क्या है, मोनोकोट है। फिर जो साइप्रेसी फैमिली में सेज आते हैं, तो जितने भी सेज है मेन सेज तो मोथा ही है, तो ये भी कैसे हैं जी, मोनोकोट है। और एक जो वाइल्ड अनियन है एस्पोडिलिएसी यानी लिलिएसी का आता है, प्याजी जिसको बोलते हैं, तो मोनोकोट है। बस इतना ही तो मोनोकोट है। और याद क्या करना है मोनोकोट, थोड़ा सा बस दिमाग ओपन करके रखना है। मोनोकोट याद थोड़ी करने पड़ते हैं। तो सभी मोनोकोट में हाइपोजियल जर्मिनेशन है। बाकी जितने मैंने पौधे गिना दिए ना बस उतने याद रख लिए, और उनमें हाइपोजियल है इतना याद रख लिया। तो बाकी जो बच गए वो कौन से हैं, डाइकोट है। डाइकोट में इनमें आपको हाइपोजियल देखने को मिलता है, बाकी ऑलमोस्ट में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, एपीजियल है वो देखने को मिलेगा। तो ज्यादा सोचने वाला तो कुछ खेल ही नहीं बचा, ज्यादा सोचने वाला तो कुछ खेल ही नहीं बचा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे बात मैं क्या बता रहा था कि अनियन जो है, प्याज है, वो मोनोकोट है। अभी तो बताया था एलियसी का, एलियसी मोनोकोट है, उसके बावजूद भी जर्मिनेशन एपीजियल है। अनियन एक मोनोकोट है और उसके बावजूद भी जर्मिनेशन कैसा है, एपीजियल है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और नोट भी कर लेना। भाई देखो ऐसा है, एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है वो रहते ही रहते हैं, इसलिए। तो चलिए अभी तो सीड का मैंने इंट्रोडक्शन ही बताया और कुछ नहीं बताया, बाकी तो सीड है उसको कल कंटिन्यू करेंगे अपने। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।